और भी ज्यादा लोगों को प्रोफेसर बनने का मौका मिलता जी। सिपाही भर्ती हुई, शिक्षक बहाली हुई। उन्होंने अपने समाज को हमेशा पीछे धकेलने का काम किया। आज अगर देखा जाए तो पिछले जब से वो राजद पार्टी की स्थापना हुई, उसका अध्यक्ष कौन है? क्या बिहार में अगर यादव की बात की जाए तो क्या बिहार में आज उनके परिवार से उनकी माताजी, उनकी धर्मपत्नी एमएलसी हैं, जी। बेटे उनके खुद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, दूसरा बेटा जो कभी शंकर जी की पूजा करते हैं, कभी राम जी की, कभी राम बन के घूमते हैं, कभी शंकर बन के घूमते हैं, वो खुद विधायक है। मीसा भारती खुद एमपी बन गई, रोहिणी को उन्होंने टिकट दिया। तो क्या यादव समाज की ही अगर बात की जाए तो पूरे बिहार में सबसे शिक्षित, सबसे काबिल, सबसे योग्यता वाले यादव उन्हीं के परिवार में हैं। अगर एमपी एमएलए भी बनाना है तो क्या ये मौका दूसरों को नहीं दिया जाना चाहिए? लेकिन उनकी सोच हमेशा ये रही कि जब कभी पावर की बात होगी तो वो घर तक होनी चाहिए, और जिसकी वजह से जब उन्हें चारा घोटाला में उन्हें सजा मिली तो उन्होंने अपनी मुख्य वाइफ को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उस समय भी पढ़े लिखे लोग थे। उस समय तो पिताजी जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर केवी प्रसाद जी उच्च शिक्षा मंत्री थे, आप उनको भी बना सकते थे। लेकिन उनकी ये सोच हमेशा से थी कि यादवों को आगे नहीं बढ़ाना है। और इसका अभी तो हमने जीता जागता उदाहरण देखा कि पूर्णिया से कैसे उन्होंने पप्पू यादव का टिकट कटवा भी दिया, और ये कोशिश भी कर दी तेजस्वी ने कि किसी भी हालत में उनको वोट नहीं दिया जाए। लेकिन देखा जाए तो पप्पू यादव भी तो जब बिहार विधानसभा जब चुनाव हुआ तो तेजस्वी जी को ही धन्यवाद दे रहे थे और नाम लेकर ले रहे थे और उसी कैंडिडेट को समर्थन किया। पप्पू यादव भी तो कहीं न कहीं माने ये बात करें दोहरे चरित्र की दिखाते हैं। तो देखिए, अगर उनके चरित्र की बात करें तो सभी लोग जानते हैं कि उनका चरित्र कैसा है। कहीं ना कहीं उनकी भी जो छवि है एक बाहुबली की छवि रही है। और पिताजी जब विधायक थे तो उस समय मुझे जैसा याद है कि सीपीआई के एक विधायक थे अजीत सरकार, अगर मैं सही, तो उनके मर्डर में भी उनका नाम आता है। तो उनकी जो छवि है लोगों को पता है। मैंने एक उदाहरण दिया कि लालू प्रसाद यादव परिवार की ये कभी कोशिश नहीं रहेगी कि उनके पुत्र के अलावा दूसरा कोई यादव आगे बढ़ जाए। लेकिन यादव समाज तो इस बातों को बिल्कुल नहीं मानता है। हाँ। यादव समाज तो लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी को लेकर एक पैर पर खड़ा रहता है। कहीं न कहीं देखा जाए तो हर एक चुनाव में देखा जाए। सही बात है। आज भी अगर देखा जाए तो यादव परिवार, यादवों का खास करके जो ग्रामीण परिवेश में यादव रहते हैं, कहीं ना कहीं शहरी यादवों का मोहभंग हुआ है। यादवों में भी दो तरह के यादव हैं, एक पढ़े लिखे यादव और एक जो अभी गांव में रहते हैं, जो खेती जैसे कार्य में जुड़े हुए हैं। वैसे यादवों का आज भी उनसे मोह भंग नहीं हुआ है। उन्हें आज भी लग रहा है कि उनकी जो आवाज लालू यादव बनने का उन्होंने काम किया वो उनके लिए ऋणी है। लेकिन उनका मोह भंग मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल जरूर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कष्ट है तो ऐसे यादवों को है जिनके बच्चों को रोजगार के लिए बिहार के दूसरे राज्यों में जाकर भटकना पड़ता है। कभी रोड जाम कर रहे हैं, कभी चक्का जाम कर रहे हैं, कहीं लाठियां खा रहे हैं। तो उस समय तो जाति देखकर लाठी नहीं बरसाई जाती है कि आप यादव समाज से हैं तो आपको लाठी नहीं पड़ेगी। लाठी तो सबों को खानी पड़ती है, वो यादव समाज के लोग हैं या किसी और समाज के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि सुबह शाम कभी ऐसा जरूर होगा कि लोगों का मोह भंग होगा। और मैं ये नहीं बोलता हूं कि लोगों को उन्हें वोट नहीं देना चाहिए। तेजस्वी से लोगों को बहुत उम्मीद है। अगर तेजस्वी यादव सही मायने में सभी लोगों को लेकर चलने का काम करेंगे, लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, सही व्यक्ति को अपने दल में लाने का काम करेंगे, बिहार को उन्नत और उत्तम बिहार बनाने का काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा वो काम करते हैं तो उनका साथ विश्वास जीत पाएंगे तब ना। जनता का विश्वास बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बार कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। जी। तो बिहार के लोगों ने वो जंगल राज देखा है, देखा है कि कैसे जब बेटी की शादी थी तो पटना के सारे शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी। उस समय मैं भी पटना में था। उस समय किडनैपिंग वाज बिकम ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिहार। उस समय बलात्कार, उस समय ये जो छीना झपटी, किडनैपिंग को रोजगार माना जाता था। सिवान, ये उत्तर बिहार के जो लोग हैं वो इसे रोजगार मानते थे। रोकना चाहेंगे सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो कहीं न कहीं जो देखेंगे उनके समाज के लोग या नेता देखेंगे पार्टी के तो कहेंगे कि ये बीजेपी के ही बोल रहे हैं। क्योंकि अक्सर जो है ये सब बात बीजेपी के नेता बोलते हैं सर। नहीं, सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी बिहार के पूरे देश में जिस किसी ने भी सच बोलने की कोशिश की, लोग उसे किसी पार्टी से जोड़ देंगे, किसी धर्म से जोड़ देंगे, या बोल देंगे उनको स्वार्थ होगा, या मुझे किसी ने पैसे दे दिए होंगे उनके अगेंस्ट में। तो कहा जाता है कि सच कुछ दिन छुपता है, सूर्य की रोशनी बादल कुछ दिन ढक सकती है, लेकिन सूर्य को चमकने से तो कोई रोक नहीं सकता है। कहते हैं कि मैं सच बोलूंगा। एक हमारे बड़े शायर थे, उन्होंने कहा, वो कहते थे कि मैं सच बोलूंगा फिर भी हार जाऊंगा, और वो झूठ बोलकर भी लाजवाब कर जाएगा।
तो सच बोलने वालों पे ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते हैं। अगर सच बोलने पे, मेरे सच पर लोगों ने अगर विश्वास किया होता तो 2020 में मुझे वोट देते। तो कहीं ना कहीं मेरे सच पर अभी लोगों को विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे आशा है, अपूर्ण विश्वास है कि हमारी गोविंदपुर की भोली भाली जनता। आनंद जी गोविंदपुर में ही आ रहे हैं। जी। 2020 में आपने चुनाव लड़ा, आपको शिकस्त मिला। नवादा और गोविंदपुर की राजनीति को कैसे, किस रूप में आपने देखा? देखिए, नवादा और गोविंदपुर की राजनीति की अगर बात करूं तो नवादा में कोई भी व्यक्ति जो भी यहाँ राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति नहीं, वो रोजगार करते हैं। अगर आप उनके पुराने किताबों को अगर खंगालने का काम करेंगे तो पता चलेगा कोई बालू घोटाले में सम्मिलित है, तो कोई अंडा बेचते थे, तो कोई आलू चुरा रहे हैं, तो कोई कबूतर। तो जितने भी नेता हैं नवादा में, वो एमपी का चुनाव लड़े हों या विधायक का चुनाव लड़ने की, या वो मुखिया, हर उनकी अगर पुरानी चीजों को अगर खंगालेंगे तो हर किसी पर केस चल रहा है। और वो राजनीति नहीं, रोजगार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं जीत गया तो कमीशन खोरी कर सकते हैं, घूसखोरी कर सकते हैं। आज खुलकर ब्लॉक में 20%, 30%, 40%, टोटल 52% तक कमीशन चल रहा है। राजीव गांधी ने कभी कहा था कि जब मैं पार्लियामेंट से पैसा भेजता हूं तो 100 रुपए में केवल 10% पैसा जमीन पर जाता है। आज वो 10% पैसा भी गोविंदपुर में विकास के कार्यों पर नहीं लगता है, क्योंकि विधायक को अपना कमीशन चाहिए, बीडीओ को अपना कमीशन चाहिए, सीओ को अपना कमीशन, ओवरसीयर को अपना कमीशन, मुखिया को अपना कमीशन, इवन वार्ड परिषद तक को अपना कमीशन चाहिए। तो अगर 100 रुपए में सबों को अपना कमीशन ही चाहिए तो जनता का काम कहां से होगा? तो मुझे नहीं लगता कि अभी नवादा की राजनीति में जितने लोग भी राजनीति कर रहे हैं वो जीत तो जरूर सकते हैं, लेकिन बिहार विधानसभा में जनता की आवाज को कभी भी बुलंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वो शैक्षणिक योग्यता है ही नहीं। और न उन्होंने चुनाव इसलिए जीता कि उन्हें जनता का काम करना, उन्होंने चुनाव इसलिए जीता कि उन्हें बालू की ठेकेदारी करनी है, घुसखोरी करनी है, कमीशन खोरी करनी है। जो बालू 2000 में बिकता था वो 4000 5000 रुपए तक चला गया है। तो इन सभी चीजों से तो मैं इसका बहुत उज्जवल भविष्य नहीं देखता हूं गोविंदपुर में, कि इन नेताओं के द्वारा हमारे नौजवानों को कोई रोजगार मिलने जा रहा है, या यहाँ कोई इंडस्ट्री स्थापित होने जा रही है, ना यहाँ कोई अच्छा स्कूल खुलने जा रहा है, ना यहाँ कोई कॉलेज खुलेगा। हाँ, यहाँ पे लूट मार बलात्कार गोली चलना है, तो ये नेताओं से पूर्णतः आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्षेत्र में गए, क्षेत्र से चूंकि आप चुनाव भी लड़े, क्या लगता है आप जो बात कहते हैं गोविंदपुर की जनता को ये मस्तिष्क में समझ में आएगा, दिमाग में हिलने वाली कुछ भी अटने वाली है क्या? नहीं, कहते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। कुछ काम को करने में, जमीनी स्तर तक पहुंचाने में आपको परेशानियां आएंगी, कठिनाई आएंगी। राइट ब्रदर्स जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था, तो जब उन्होंने पहली बार समाज में बोला कि मैं एक ऐसी चीज बनाना चाह रहा हूं जो हवा में उड़ेगी, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा कि ये तो पागल है, ये पागल हो गया, ये बोलता है कि हवा में हम उड़ेंगे, और उसको गांव से बाहर निकाल दिया। और वो समाज से बाहर 20 साल रहा, अथक परिश्रम किया, लेकिन उसका सपना साकार तो हुआ। मुझे ये पता है कि हमारी ये भोली भाली जनता, ये जनता में कोई कमी नहीं है। ये हमारा सोचना गलत होगा कि जनता विश्वास नहीं करेगी। जनता तो हमारी इतनी अच्छी है और इतनी भोली भाली जनता है। इसी जनता ने हमारे पिताजी को जिताया था ना। इसी जनता ने 1990 में भी पिताजी को जिताने का काम किया था। वो अलग बात है कि उस समय की जो विधायिका गायत्री देवी जी थी, उन्होंने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को घूस देकर 600-700 वोट पिताजी का खराब करके 600 वोट से वो जीती थी, उनको इनवैलिड कर दिया था। तो यहाँ की जनता ने तो हमारे परिवार को, हमारे पिताजी को और हमारे काम पर हमेशा मुहर लगाया है। तो हमें विश्वास है, पूर्णतः विश्वास है कि हमारे ये जो लोग हैं, हमारे गोविंदपुर जो परिवार है, हमारी ये जो जनता है, उन्हें हमारी बातों पे जरूर विश्वास होगा, वो हमारा साथ देंगे और 2025 में एक नई शुरुआत होगी। 2025 में नई शुरुआत होगी। गोविंदपुर में सबसे बड़ा जो है मुख्य समस्या क्या है? गोविंदपुर में अगर मुख्य की बात करें तो मुख्य तो छोड़ दीजिए, अभी तो यहाँ आधारभूत समस्याएं इतनी हैं कि अगर हम उनको ही पूरा कर दें तो यहाँ के लोगों को लगेगा कि एक अच्छी जिंदगी जीने का मकसद मिल गया। आप लोगों को पता होगा, यूएनडीपी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट होता है, जिसमें रिपोर्ट आता है कि दुनिया के 193 देशों में कौन से वो देश हैं जहां पर रहने के लिए सारी आधारभूत जो चीजें हैं वो अवेलेबल है और सबसे अच्छे देश हैं। तो उसमें नॉर्वे पिछले 12 सालों से नॉर्वे दुनिया का सबसे बेहतरीन देशों में है और भारत 133वें नंबर पर आता है। तो जब हमारा देश भारत 133वें नंबर पर आ रहा है, तो गोविंदपुर की तो मैं बात करूं तो वहां मतलब वो हजारों की संख्या में वो पीछे है। अब एक व्यक्ति को, आदमी और जानवर में क्या अंतर है? व्यक्ति को सोचने की शक्ति है, जानवर सोच नहीं सकता है। आदमी अपने रिश्तों को पहचानता है, जानवर रिश्तों को नहीं पहचानता है। और ये सारा ज्ञान उसे कहां से मिलता है? उसे शिक्षा जब मिलती है तो उसे समझ में आता है।
पढ़ाई लिखाई होती है। आज हमारे गोविंदपुर की अगर बात करें और पूरे नवादा की, मैं कभी, मेरी सोच गोविंदपुर तक संकुचित नहीं है, मैं पूरे नवादा की बात करता हूँ। हमारे नवादा में अगर देखा जाए तो एक अच्छा स्कूल नहीं है, यहाँ कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है, यहाँ कोई नवोदय नहीं है, यहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं है। क्या हमारे नौजवानों को पढ़ने का हक नहीं है? बिल्कुल। क्या हमारे नौजवानों को ये हक नहीं है कि वो अच्छी पढ़ाई करें और वो भी यहाँ पर बैठकर रोजगार प्राप्त करें? मगर यहाँ के राजनेताओं की ये चाल है, ये इन पॉलिटिशियंस की कॉन्स्पिरेसी है कि इन बच्चों को कभी पढ़ने मत दियो, फिर अधिकार मांगने लगेंगे। क्योंकि जब पढ़ जाएंगे तो वो अधिकार मांगेंगे और इनके पीछे जिंदाबाद कौन करेगा? आज इन नेताओं से अगर ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनसे पूछेंगे ना कि 5 सालों में आपने ऐसा कौन सा काम किया कि आपको फिर से आपका लाइसेंस रिन्यू किया जाए। जी। हमारे जो हारे हुए विधायक है गोविंदपुर के, सुनने में आ रहा है कि इस बार फिर से वो आ रहे हैं, फिर से वो लोगों को बहलाने का काम कर रहे हैं। जैसे आपने भी सुना होगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और आप फंसना नहीं, लेकिन वो फिर से दाना डालने का उन्होंने काम कर रहे हैं, शुरू कर दिया है। अगर हमारा युवा अगर इतना सशक्त होता, निर्भीक होता, अपने पैरों पे खड़ा होता तो वो पूछ सकता था ना कि माननीय भूतपूर्व विधायक जी, आप तो पति पत्नी दोनों विधायक रहे, नवादा और गोविंदपुर के लिए आपका ऐसा क्या योगदान रहा जो कि जनता कभी भूलेगी नहीं? आपकी माता जी यहां से रही, पिछले 50-60 सालों से आपके परिवार ने नवादा को गिरवी बना के रखा है और आप फिर से अपने लाइसेंस को रिन्यू करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा काम आपका बाकी रह गया कि अब आप दोबारा उसे करना चाहते हैं? यही बाकी रह गया ना कि बालू का जो आप रोजगार करते थे, ठेकेदारी करते थे, उसको आप पुनः चालू करना चाहते हो। उसमें थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें आ रही है क्योंकि आपके जो एमएलसी भी हैं वो भी हार गए हैं। तो वो यहाँ पर लोगों में राजनीति को जब तक रोजगार की तरह लोग नहीं रोकेंगे तब तक इस राजनीति का कोई लाभ नहीं हो सकता है। चुनाव आते आते, चूंकि अभी बदलाव का चलता है, क्षेत्र में बदलाव की बात होती है, आप भी कर रहे हैं। चुनाव आते आते पार्टी और जात होता है, पार्टी पर वोट मिलती है और नहीं तो जाति को लेकर वोट मिलती है। जी। आनंद प्रियदेव जी कैसे इस जाति और पार्टी की राजनीति को भेद पाएंगे? मुझे लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग पार्टी और जाति की बात करते हैं, इसमें सच्चाई है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। और ये केवल बिहार नहीं, इन नेताओं ने पूरे भारतवर्ष को जातियों में बांटने का काम किया है। अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लोकसभा और हमारे डेमोक्रेसी का महापर्व जो चल रहा था वो खत्म हुआ और लोकसभा की वजह से मुझे भारत के कई डिस्ट्रिक्ट और कई राज्यों में घूमने का मौका मिला, क्योंकि मैं जब चाहता हूं कि मुझे राजनीति करनी है तो केवल गोविंदपुर की समस्या को नहीं समझना होगा। इतनी पढ़ाई लिखाई करके अगर मैं आया हूं राजनीति करने के लिए तो कुछ बड़े सपने लेकर आया हूं। तो इन सपनों को समझने के लिए, जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि अगर आपको देश को समझना है, भारत की आत्मा को समझना है तो भारत के गांवों में जाओ। तो भारत के करीब 50 से 60 जिलों को मुझे घूमने का मौका मिला इस चुनाव में। और एक चीज मैंने देखा कि हर राज्य में लोगों ने हिंदू समाज को जातियों में बांट के रखा हुआ है और इतनी बुरी तरीके से बांटा है कि चुनाव के वक्त जो लोग बट चुके हैं उन्हें जाति के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। जाति रूपी जो चश्मा उन पर इतना मोटा सतह बैठा दी गई है उनके चश्मों पे नेताओं के द्वारा कि वो देख ही नहीं पाते हैं कि कौन व्यक्ति सही है या गलत। लेकिन लगता है कि यहीं से एक शुरुआत तो हुई थी जब 1990 में मेरे पिताजी आए थे, मात्र जेब में 1200 रुपए लेकर, क्योंकि वो तो प्रोफेसर थे, चोरी उन्होंने की नहीं, घुसखोरी की नहीं, एक किसान के बेटा तो वो 12। तो यहाँ के लोगों ने चंदा करके, वो क्या स्वजाति है क्या दूसरे जात और कौन सा धर्म, सारी एक मुहिम चली थी और उस समय उनको लोगों ने जिता दिया था। वो अलग बात है कि फिर पैसे की दलाली से उन्हें 600 वोट उनके इनवैलिड करके उन्हें हराया गया था। तो हर समाज के लोगों ने, तो मुझे लगता है कि लोगों को जिस दिन विश्वास होगा आनंद प्रियदेव पर, मेरी बातों पर और हमारे पिताजी के द्वारा किए गए हमारे कार्यों पर, अगर उस पर जब सोचेंगे, विचार करेंगे तो वो पुनः मुझ पर विश्वास करने का काम करेंगे और जाति रूपी चश्मा को हटाकर मुझे वोट देने का काम जनता तो जाति रूपी चश्मा 1995 में जो यहाँ के लोग ने की बात करें तो गोविंदपुर की जनता ने हटाकर जो है आपके पिताजी को, है ना जी, विधानसभा भेजने का काम किया, मंत्री भी बने, है ना। बात जब आई मुख्यमंत्री बनने की, जी, तमाम नेता के बहुत ही बात करें तो प्रिय नेता थे, जी, बिहार के सुर्खियों में नेताओं में से एक हुआ करते थे। जी। जब इनका नंबर आया तो फिर वहां भी तो राजनीति हुआ, वहां भी इनको दबाकर जो है ठेपावार मुख्यमंत्री बिहार को मिला, बैठा दिया गया। नहीं तो वो तो मैंने अपने इंटरव्यू के शुरू में ही बोल दिया कि लालू परिवार कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार से बाहर कभी सत्ता जाए और दूसरा कोई यादव बिहार के परिदृश्य पर उभर कर आए। वो परिवार कभी नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी यादव से बड़ी कोई लकीर कोई दूसरा यादव खींच दे।
अगर कोई दूसरा यादव का बेटा तेज प्रताप से बड़ी लकीर खींच देगा तो तेज प्रताप के लिए ताली कौन बजाएगा, जिसे लोग कहते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति भी नहीं ठीक है। जी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से अपनी पत्नी को मारकर पीटकर बेइज्जत करके जी उन्होंने घर से उन्हें निकालने का काम किया। जी और तो वो कभी भी वो परिवार नहीं चाहेगा कि कोई यादव परिवार से दूसरा व्यक्ति विधायक नहीं, वो चाहेंगे कि कोई सक्षम व्यक्ति विधायक बने तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तो रिजर्व्ड है। बिल्कुल तेजस्वी की बेटी हो गई है, जी उनके बाद उनकी बेटी बनेगी, बेटी जी के बाद बेटी बनेगी, लेकिन ये बिहार के यादव ये गलत फहमी में ना रहें कि उस कुर्सी पर कोई दूसरे यादव की दावेदारी कभी भी होने जा रही है। जा रही है। ये है। बिहार में 2025 में चुनाव है और बिहार, जैसे आप बात कर रहे हैं बदलाव की, एक प्रशांत किशोर हैं जो जन सुराज का गठन किए और पदयात्रा पर हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। क्या लगता है 2025 में जन सुराज किस रूप में दिखेगी आपकी नज़र में? नहीं, मैं जन स्वराज को फॉलो कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर जी को मैं अच्छे से जानता हूँ, उनकी पार्टी के लोगों से कई बार बात भी हुई, कई बार लोगों ने मुझसे मिलने का प्रयास भी किया। लेकिन कहीं न कहीं अभी मैं इतना कन्फर्म नहीं हूँ कि मुझे उनकी पार्टी जॉइन करना चाहिए या नहीं। मैं अभी देख रहा हूँ, क्योंकि अगर उनकी पार्टी में भी यहाँ से निकाले हुए सारे पॉलिटिशियंस अगर जॉइन कर लेंगे, जी जिन्हें आरजेडी ने बाहर कर दिया, जिन्हें बीजेपी ने बाहर कर दिया या जदयू, तो वो तो फिर वही बात हो जाएगी, ढाक की तीन बातों वाली जो बात होती है कि सारे वही करप्ट पॉलिटिशियंस को अगर उन्होंने फिर से अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लिया, सदस्य दे दिया, तो फिर वही तो बिहार अगर में वो लूटने की केवल बात होगी। जीतने की राजनीति करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जी सही मायने में बिहार में कुछ बदलाव कर सकेंगे। उन्हें कुछ ना कुछ अमूलचूल परिवर्तन करना होगा। पढ़े लिखे नौजवानों को कहीं ना कहीं उन्हें मौका देना होगा। महिलाओं को जो जो लगता है कि समाज को कहीं ना कहीं आगे ले जा सकेंगे, जी और जो निस्वार्थ भाव से, क्योंकि जीतने से पहले तो सारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हम जीतेंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर कहीं ना कहीं उनके बैकग्राउंड को भी समझना होगा कि उन्होंने पहले क्या किया है। अगर आप मेरे बैकग्राउंड को पहले समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे पिताजी ने जो कहा वो उन्होंने करके दिखाया। तो मुझे अगर पुनः मौका मिलेगा तो मैं अपने पिताजी के नाम को तो कभी भी नीचे करने का काम नहीं करूंगा ना। एक बेटा के लिए सबसे खुशी और गर्व की बात यह होती है कि उसने अपने पिता का नाम रोशन किया। तो मैं कभी भी ये नहीं कर सकता हूं कि अपने पिताजी के नाम को मैं बेचने का काम करूं कि पिताजी तो ईमानदार था, देखो ये चोर आ गया। तो जन स्वराज के लिए भी मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पे उन्हें अपना विश्वास और आस्था दिखानी चाहिए, जो लगता है कि एक उनकी क्रेडिबिलिटी है जी और जीतने के बाद समाज में वो कुछ योगदान कर पाएंगे, तभी उन्हें देना चाहिए। और लगता है कि जन स्वराज इस बार कुछ ना कुछ बदलाव वो करेंगे। राजनीति में भी वो कुछ सीट जीतने की उनकी स्थिति है। बाकी अभी 1 साल है, जी 1 साल में राजनीति में तो एक दिन पहले सत्ता में काफी समीकरण बदलता है, 1 साल का मौका है। अच्छे से हमारी शुभकामना है, ढंग से वो मेहनत करें और जरूर एक अच्छी शुरुआत होगी जन स्वराज के आने से। देखें तो जन सुराज और प्रशांत किशोर लगातार गरीबों की बात करते हैं, शोषितों की बात करते हैं और पलायन पर फोकस करते हैं कि बिहार में अक्सर जो है बिहार के विकास के लेकर वोट देते हैं और कई बार मंचों से कहे हैं कि बिहार के लोगों के आवाम को वोट लेकर गुजरात जो है सबसे बड़ा देश का औद्योगिक प्रदेश बनता जा रहा है, वही बिहार पिछड़ता जा रहा है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी कमेंट हो रही है। जी दूसरी तरफ लालू परिवार पर भी कमेंट हो रहा है जी कि लगभग 15 साल राज किया और बिहार को किस दशा में छोड़ दिया। यादवों के गांव में जो है उनका कैंपेन हो रहा है। जी क्या लगता है यादव उनके विचारों को मान पाएंगे? देखिए, जो मैंने कहा कि यादव उनकी बातों को मानेंगे, क्योंकि जाति को देखने वाले, जाति पर वोट करने वाले कट्टर कहा जाता है, क्योंकि कट्टर एक पार्टी को कोई जाति देखते हैं तो वो यादव समाज में। अब मुझे जैसा लगता है कि प्रशांत किशोर जी और जो भी पढ़े लिखे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो एक लंबी राजनीति करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जाति से उठकर उन्हें बात करनी पड़ेगी। ये एक गलत अवधारणा बना दी गई है कि आरजेडी जो परिवार है, जो राजद है, उसके यादव अंधभक्त हैं। यादवों में भी, जैसा मुझे लगता है और घूमने से जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ अभी उत्तरी बिहार में भी, जो भी पढ़े लिखे यादव हैं और जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, वो किसी भी दल का हो, किसी भी जाति धर्म के हो, वो केवल इस बात पर वोट नहीं करेंगे कि मैं उस जाति का हूं तो उस जाति विशेष के लोगों को मुझे वोट करना चाहिए। तो प्रशांत किशोर जी को भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपनी विचारधारा को रखें, वो करना क्या चाहते, पॉलिसी को अगर वो रखेंगे लोगों के सामने कि ये 10 बिंदु हैं जिसपे कि मेरे दल के लोग जब जीतेंगे इस पर मैं काम करूंगा, और अगर असफल हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। अगर ऐसी कोई बातें जिस पर कि लोग विश्वास कर पाए, तो मुझे लगता है कि जाति से उठकर लोग वोट करेंगे। क्या आज के डेट में क्या केवल यादव के बच्चे ही बेरोजगार हैं? क्या यादव के बच्चों को ही रोज बाहर मजदूरी करने रोज बेरोजगार तो सबों के बच्चे हैं।
वो यादव समाज के हों या दूसरे समाज के हों। कष्ट तो सबों को है। कश्मीर में भी अगर कोई मजदूर मरता है तो बिहार का ही मजदूर मरेगा, भूटान में भी अगर कोई मजदूर मर रहा है तो बिहार का मजदूर मरता है, तमिलनाडु में भी अगर मजदूरों को मारा जाता है तो बिहार का। तो ये तो छोटी सोच इन नेताओं ने कर दी जिससे कि उन्हें वोट मिले। मुझे लगता है कि अगर वो अपना एक सॉलिड 10 सूत्रीय अगर कुछ प्लान देते हैं कि इन 10 बिंदु पे मैं काम करूंगा, उसमें रोजगार है, शिक्षा है, महिला सशक्तिकरण की मैं बात करूंगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करूंगा, यहाँ औद्योगिकरण होगा। क्यों गुजरात जा रहे हैं? अगर बिहार में ही अगर 10 बड़ी इंडस्ट्री खुल जाती है तो क्या यहाँ का जो बच्चा है, जो बेटा है, खुश होकर वो गुजरात जाएगा? अगर नवादा में रोजगार हो तो क्या नवादा का बेटा को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं नवादा में काम करूं? कोई भी खुश होकर शौक से गुजरात नहीं जाता है। यहाँ आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसकी वजह से आपको पलायन करना पड़ता है। तो कुछ अगर सॉलिड प्रशांत किशोर जी प्लान लेकर आए और नौजवानों को अगर जोड़ें तो हम नौजवान उनके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह हो सकते हैं, जो और हमारी बातों को लोग सुनते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो जाएंगे, वो संवाद करेंगे, या वो जो भी समाज के लोग होंगे, तो लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास होगा और लोग वोट करेंगे, 100% करेंगे। लेकिन देखा जाए तो चुनाव के समय में तो सर पार्टियां डराती है। बात करें तो फॉरवर्डों को भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस जो है डराती है कि यदि लालू परिवार आरजेडी की सरकार बनती है तो फॉरवर्डों को जो है जीना हराम हो जाएगा, इस तरह का बताया जाता है। जंगल राज का धमकी दिया जाता है और समझ सकते हैं कि किस जाति फॉरवर्ड किस जाति जो है उस प्रकार का खेला कर देते हैं, है ना। और वही बात करें तो आरजेडी मुस्लिमों को साधने का कोशिश किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी को डर दिखाकर वोट लेती है। ये सब कई किला जो है भेद पाएंगे प्रशांत किशोर। देखिए, बहुत ज्यादा मुझे प्रशांत किशोर जी के बारे में नहीं बात करनी है कि वो क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये उनकी पार्टी डिसाइड करेगी। बिहार में ये सारी समस्याएं हैं जहां पर जाति, जहां धर्म पर बातचीत होती है, लोगों को बांटने का काम किया जाता है। और अभी का अगर आप उदाहरण देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर 2014 लोकसभा की बात की जाए, 2019 लोकसभा की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं भारत में जाति का जो एक मिथ था उसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा। लोगों ने जाति से उठकर उन्हें वोट देने का काम किया, तभी तो 52% और 53%, कई कॉन्स्टिट्यूंसी में 60% तक उन्हें वोट मिला। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी जाति को छोड़ा और उन पर विश्वास दिखाया। तो जब वो विश्वास, उस तरह का विश्वास प्रशांत किशोर या प्रशांत किशोर जैसे किसी भी नेता पर होगा तो लोग उन्हें जरूर वोट देंगे। वो क्रेडिबिलिटी उन्हें स्थापित करनी होगी, वो विश्वास जमाना होगा, लोग साथ जरूर देंगे। आखिरी सवाल सर, यदि उस प्रकार का माहौल बिहार में बनता है, प्रशांत किशोर एक नए विकल्प के तौर पर बिहार में आते हैं, तो क्या आनंद प्रिय देव प्रशांत किशोर को सहयोग करेंगे? क्या चुनाव उनकी पार्टी से लड़ेंगे? देखिए, हमारी तो अपनी पार्टी है, राजनीतिक चेतना दल है, और हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर के प्रसाद जी हैं। ये तो निर्णय हमारी पार्टी और हमारे अध्यक्ष करेंगे। लेकिन लाइक माइंडेड पीपल जो कहा जाता है कि राजनीति में जो समान विचारधारा के लोग हैं, उनके साथ हम मिलकर चुनाव जरूर लड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी की भी यही सोच है कि जो उत्तम बिहार और उन्नत बिहार को बनाना है, तो एक एक मिलकर 11 हो सकते हैं। अगर 2 अच्छे व्यक्ति अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति जरूर बिहार की राजनीति में आना भी चाहिए, उनकी जरूरत भी है, और इनके आने से बिहार की राजनीति में भी परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, और हमारे समाज में भी बदलाव होगा। तो ये तो भविष्य की गर्त में है कि क्या होगा, लेकिन अगर कल को ऐसी कोई बात होती है तो हमारी पार्टी जरूर अलायंस कर सकती है, मिलकर हम चुनाव लड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय निकालने के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ आनंद प्रिय देव जी थे, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री के बेटे और गोविंदपुर विधानसभा से 2020 के कैंडिडेट भी रह चुके हैं। इन्होंने बेबाक तरीके से बिहार की राजनीति पर इन्होंने जवाब दिया, बिहार में क्या होने वाले 2025 में है, और प्रशांत किशोर और नवादा की राजनीति को लेकर खुलकर बेबाक अंदाज में इन्होंने जवाब दिया। कैसा लगा वीडियो? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।